आज़ाद होने के बाद जो आज हमारा जो चैप्टर है, तो हमें है कि नेहरूज अप्रोच टू नेशनल बिल्डिंग, नेहरू का जो अप्रोच क्या था नेशनल बिल्डिंग के बारे में। On 15th August 1947, after the ruling subcontinent for over 200 years, the British left India and became free nation. It was a moment of celebration. 200 साल हुकूमत करने के बाद जब इंडिया जो था 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हो गया, तो सारी खुशियाँ होने लगी, खुशियाँ मनाने लगे, क्योंकि 200 साल तक उन्होंने यहाँ से जो क्या किया था, आज़ाद ये हुकूमत की थी, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ात उठाने पड़े। तो 2 साल के बाद उन्होंने इंडिया को आज़ाद छोड़ा। Celebration. On the eve of independence, all political consolidations and national buildings appear to be a gigantic problem before India. तो इसकी वजह से जब क्या हो गया, जब ये हो गया, ये कंसोलिडेशन हो गया, तो उसकी वजह से जो था ये हिंदुस्तान जो था, इंडिया जो, उसको बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। जिजेंटिक हो गया, बहुत बड़ा जो उसको जो मसला था उसको इसका सामना करना पड़ा। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन एंड नेशनल बिल्डिंग अपीयर टू बी ए जिजेंटिक प्रॉब्लम बिफोर इंडिया। इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब पार्टीशन हो गया, मुसलमान जो थे यहाँ से वहाँ जा रहे थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ रहे थे, तो इसकी वजह से बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फर्दर द लार्ज स्केल appear to be further the communal violence and influx of millions of refugees from Pakistan brought the colossal problems. Colossal problems means जब वहाँ से जहाँ से colossal problems हो गए, तो वहाँ से क्या हो गया, वहाँ से बहुत घटिया, colossal means बहुत घटिया, वहाँ से बहुत से लोग आ गए, यहाँ से वो इससे बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड पेचीदगी पैदा होने लगी। तो reorganization further the problem of further made complicated by the problem of reorganization of state. तो इसकी और एक प्रॉब्लम हो गई, एक दो प्रॉब्लम हो गई, वहाँ से जब हिंदू आ गए, यहाँ से मुसलमान चले गए, दंगे फसाद हो गए, तो और एक प्रॉब्लम थी कि हमें क्या करना है, reorganization of states। हम कहाँ से स्टेट्स किस तरह करें, क्योंकि मुसलमान इस साइड में थे, कोई मतलब पर्टिकुलर इलाका नहीं था हिंदू के लिए, या कोई पर्टिकुलर इलाका मुसलमानों के लिए था कि वहाँ से reorganization स्टेट्स होती थी। यह भी एक प्रॉब्लम हो गई। एंड कन्फ्लिक्ट्स और द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, और लिंग्विस्टिक जो है लिसानी जो है ज़बान पर, आइडेंटिटी पर, ये भी एक क्या हो गया, इस पर भी कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, यानी लिंग्विक ज़बानों पर अब तज़ाद होने लगा कि वहाँ से कुछ जो वहाँ से आ गए, उनकी एक इलाके की ज़बान एक थी, दूसरे इलाके की ज़बान दूसरी थी, इस पर भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, reorganization of states and conflicts on the linguistic identity। जो एक तो reorganization of states थी, हम demarcation कहाँ से करेंगे, किस कहाँ से हम अपनी बाउंड्रीज करेंगे, तैनात करेंगे, और दूसरी क्या प्रॉब्लम थी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी थी, जो लिसानी जो आइडेंटिटी थी, पहचान जो थी, तो उसके लिए ये भी एक प्रॉब्लम बन गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम देखें क्या चैलेंजेस आ गए, कौन कौन से, जब इंडिपेंडेंस हो गई, आज़ादी आ गई, तो उसमें हमें कौन कौन से चैलेंजेस को मुकाबला करना, कौन कौन से चैलेंजेस आ गए। सब इंडिया फेस्ड 3 चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिया जो आज़ाद हो गया, उसको 3 चैलेंजों का मुकाबला करना पड़ा। जब आज़ादी हो गई 15 अगस्त 1947 को, जब आज़ाद हो गया, जो 2 नेशंस थ्योरी, जब पार्टीशन हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो जब लोग घरों में थे, सोए हुए थे, जब आज़ादी हो गई, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने सोचा कि अब जो हिंदुस्तान जो आज़ाद हो गया, अब एक साइड में पाकिस्तान हो गया 14 अगस्त, दूसरी साइड में 15 अगस्त 1947 को। अब लोग ही परेशान थे, क्या हम हिंदुस्तान के साथ है या हम पाकिस्तान के साथ है। तो इसकी वजह से जो परेशानियाँ हो गई, दंगे फसाद हो गए, परेशानियाँ हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो उसके लिए कि चैलेंज ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब चैलेंज जो थे, आज़ादी जो हो गए, उसमें हमें कौन कौन से चैलेंजेस थे। इंडिया फेस्ड 3 चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो इंडिपेंडेंस हो गई, आज़ादी थी, इंडिया को 3 चीज़ें जो थी, 3 चैलेंजेस थे। सबसे पहले क्या था, अकोमोडेशन एंड यूनिटी। सबसे पहले क्या था, अकोमोडेशन और यूनिटी था, सुकूनत, जगह एंड यूनिटी इतिहाद। सबसे पहले ये था, क्योंकि जो हिंदुस्तान जो था, इसमें बहुत से किस्म के लोग रहते हैं, बहुत से ज़बानों के लोग रहते हैं, बहुत से जो
बहुत से मज़हब के लोग रहते हैं, तो डाइवर्सिटी जो है, तो यहाँ की जो ये हम बोलते हैं कि यहाँ जो अलग अलग जो है मज़हब है या ये लैंग्वेजेस हैं या इलाके हैं, उसकी वजह से क्या था, एकोमोडेशन एंड यूनिटी। अब क्या करना, आप इनको एकोमोडेट करना था, जगह था, सुकूनत थी, क्योंकि कुछ वहाँ से आ गए, फिर उसमें यूनिटी पैदा करनी थी, क्योंकि आप आज़ाद हो गया था। आज़ादी के में आप यहाँ की डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते थे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे, डिफरेंट ज़बान जो थे तो उसके लोग रहते थे, उनको आप क्या करना, उनमें एक यूनिटी पैदा करनी थी। यूनिटी जब हो जाएगी तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से और भी डेमोक्रेसी शुरू होती। तो इसलिए सबसे पहले जो था एकोमोडेशन एंड यूनिटी, सबसे पहले उसने क्या, एक चैलेंज जो आ गया, उसको ये आ गया कि यूनिटी होनी चाहिए एंड एकोमोडेशन होनी चाहिए। द फर्स्ट चैलेंज was to shape the nation, was that was to unite it, yet accommodation of the diversity is our society। हमें पहला चैलेंज जो था, सबसे पहले क्या करता, जो ये लोग थे, जो उनको क्या करना, इनको यूनाइट करना था, उनको शेप एक नेशन की देनी थी, और क्या कर, इनको यूनाइट करना और एकोमोडेट ऑफ डाइवर्सिटी, और उनको बसाना था इन आवर सोसाइटी। क्योंकि जो इंडिया जो है, इंडिया में बहुत मज़ाहब के लोग रहते हैं, बहुत ज़बानों के बोलने वाले हैं, बहुत ये इलाकाई जो ज़बानें अलग अलग हैं, तो उनको एक तो यूनाइट करना था, दूसरा उनके लिए एकोमोडेशन का एक ये चैलेंज था। बीइंग ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी एंड विद मल्टीफ्यूरियस लैंग्वेजेस, जो हमारा जो ये मुल्क था, इसमें मल्टीफ्यूरियस गुनागून ज़बानें हैं, गुनागून जो ये है ये इलाके हैं, और इसी तरह अलग अलग मज़हब के लोग रहते थे, इसी तरह अलग अलग ज़बानों के लोग रहते थे। तो इनको क्या करना, इनको यूनाइट करना था, इनको एकोमोडेट करना था, ये एक बड़ा चैलेंज था। और अलग अलग कल्चर के लोग थे, तो इनको यूनाइट या इट वाज बिलीव्ड दैट कंट्री कुड नॉट बी केप्ट यूनाइटेड फॉर। तो इसलिए क्या किया, जब हिंदुस्तान जो था, इंडिया में जो बहुत मज़हब के लोग रहते थे, बहुत लैंग्वेजेस के लोग रहते थे, इलाके अलग अलग थे, ज़बानें अलग अलग थे, मज़हब अलग अलग थे, तो ये बिलीव किया जाता था कि यहाँ यूनिटी नहीं होगी, यहाँ इत्तेहाद मुश्किल है। तो यूनाइटेड फॉर ए लॉन्ग, तो मुश्किल है इनको बहुत देर के लिए यूनाइट रखना, इत्तेहाद में रखना। द पार्टीशन प्रूव्ड द फ्यूर्स टू, आप जो पार्टीशन, उसकी वजह से क्या फ्यूर्स हो गए, डर पैदा होने लगा, क्योंकि आप जहाँ हिंदू ज़्यादा रहते थे, मुसलमानों ने वहाँ नहीं डरते थे, वहाँ जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, वहाँ हिंदू जो थे डरते थे जाने के लिए। इसलिए यही बिलीव किया गया कि इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है टू यूनाइटेड, जब उनको इत्तेहाद में रखना। तो ये पहला चैलेंज था। The partition proved the fears true. There were serious concerns about the futures of India. जो serious concerns, जो future जो इंडिया के है, यानी इलाकाई जो है, इलाकाई जो है, कुछ इलाकाई जो है, इसकी जो फिजिकल रीजन जो है, तो ये भी एक मुश्किल था किसके लिए, लोगों के लिए, कि एक जगह रहना या इत्तेहाद पैदा करना, यूनाइटेड उनके लिए, यूनाइटेड टू केप्ट यूनाइटेड, इनको इत्तेहाद में रखना। ये क्योंकि ये बहुत से जो लोग जो थे, बहुत से ज़बानों के थे, बहुत से मज़ाहिब के लोग थे, और बहुत से इलाके के लोग थे। The features of how was India to be kept united? Would it mean rejecting all regional and sub-regional identities? क्या इसका मकसद है कि हम उनको किस तरह यूनाइटेड रखेंगे, इत्तेहाद में किस तरह रहेंगे? क्या इसका मकसद ये है कि इनका जो रीजनल जो है या सब रीजनल जो आइडेंटिटी है, इसको हम फरामोश करेंगे? रीजनल या सब रीजन की आइडेंटिटी जो है, क्या हम इसको, यह तो इनको यूनाइटेड रखना था, दूसरी तरफ हमारे, क्या हम इस तरह इनको यूनाइटेड रखेंगे, इत्तेहाद में रहेंगे? क्या हम इसको क्या करेंगे, क्या हम इसको रिजेक्ट करेंगे, ऑल रीजनल या सब रीजन आइडेंटिटी जो है इनकी, क्या हम इसको रिजेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट जो चैलेंज जो था आफ्टर इंडिपेंडेंस जो था, वो था एकोमोडेशन एंड यूनिटी। सबसे पहले जो वहाँ से आए थे, बहुत से लोग आए थे, इंडिया में आए थे, कुछ हिंदू आए थे पाकिस्तान से या मुस्लिम वहाँ से गए थे, तो इनके लिए जो हिंदू जो वहाँ से आए थे, इनके लिए एकोमोडेशन देना था या उनको यूनाइट करना था। कुछ मुसलमान भी वहाँ से आ गए, इनमें इत्तेफाक होना चाहिए, किस तरह करेंगे? ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंडिया जो है, इसमें बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से मज़ाहिब के लोग रहते हैं, बहुत से लैंग्वेज के लोग रहते हैं, बहुत से इलाकाई जो है, अलग अलग इलाके हैं, तो इनको कैसे यूनाइट किया जाए? नंबर सेकंड,
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो लोग वहाँ से आ गए, बहुत अकसान के लोग आ गए, बहुत मजहब के लोग आए, अब इनके लिए क्या करना, इनके लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उनके लिए एक क्या होना, एक हुकूमत होनी चाहिए ताकि वो अपना जो है अपने नुमाइंदे चुन सकें। तो ये एक दूसरा चैलेंज था, क्योंकि पहले चैलेंज में था इनको क्या करना, यूनाइट करना था। जब ये यूनाइट हो जाए डेमोक्रेसी, अब किस तरह डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेंगे। वाइल पीपल एंजॉय द राइट टू वोट अलॉन्ग विद अदर फंडामेंटल राइट्स, यानी लोगों को कैसे हम क्या करेंगे, हम किस तरह डेमोक्रेसी स्टार्ट करेंगे, जहाँ लोग अपने वोट डालकर अपने नुमाइंदे चुनेंगे और क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट जो है वोट के साथ अलॉन्ग विद अदर फंडामेंटल जो इनके बुनियादी हुकूक है वो किस तरह वो इंजॉय करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम, एक और चैलेंज था। सिंस इंडिया हैड अडॉप्टेड ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया जो था यहाँ एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, competition in political form was to be made on the basis of representative democracy, क्योंकि यहाँ जो फॉर्म था गवर्नमेंट का उसमें क्या था, उसमें नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी लोग अपने ख्वाहिश के मुताबिक अपने उम्मीदों के वजह अपने जो नुमाइंदे उनको चुनेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम थी, ये भी एक चैलेंज था। नो डाउट a democratic constitution was essential for establishing a democracy। तो इसके बाद जब आज़ादी हो गई तो उन्होंने सोचा कि ये भी एक ज़रूरी है कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जब होनी चाहिए तो उसी हिसाब से हम अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे। तो ये भी एक बिग चैलेंज था, एक बड़ा चैलेंज था के लिए, इसके लिए ये जो आफ्टर चैलेंज तो जब इंडिपेंडेंस हो गई, आज़ादी, ये एक बड़ा चैलेंज ये था, अकोमोडेशन यूनिटी, एंड सेकंड जो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी थी, हमें ये भी ज़रूरत है एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, लोग अपना वोट डालेंगे, अपने नुमाइंदे चुनेंगे। ये भी सेकंड प्रॉब्लम थी आफ्टर चैलेंज इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, ये भी एक चैलेंज था। चैलेंज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी हो गई तो आज़ादी के बाद ये चैलेंज हमें उनको मुकाबला करना पड़ा। सबसे पहले क्या था, थर्ड जो आता है डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग। अब ज़रूरी थी जब वहाँ से लोग आ गए उनके लिए डेवलपमेंट होनी चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए, उनके लिए डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, डेवलपमेंट तरक्की होनी चाहिए, डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ था। तो सबसे पहले हम क्या, इसमें क्या था, द थर्ड चैलेंज वाज टू प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल सेक्शंस रादर देन ए फ्यू। तो अब क्या था, अब ये था ज़रूरी, डेवलपमेंट ज़रूरी थी, वेल बीइंग हर एक के लिए चीज़, हर एक के लिए ये जो होना चाहिए, ये होना सबके लिए, सब चीज़ें होनी चाहिए हर एक के लिए। जो डेमोक्रेसी में इनके जो बेसिक नीड्स हैं उनको हमें हम रखना है। तो डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग, द थर्ड चैलेंज वाज टू प्रोवाइड डेवलपमेंट, तरक्की होनी चाहिए, वेल बीइंग्स ऑफ ऑल सेक्शन, हर एक के लिए अच्छे वेल बीइंग्स होने चाहिए, हर एक के लिए अच्छा होना चाहिए, अच्छे चीज़ होनी चाहिए, रादर देन ए फ्यू, यानी हम पहले फ्यू के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, सबके लिए आरामदेह चीज़ें होनी चाहिए, सबके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी टू ऑल विद स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली, एजुकेशनली, economically and culturally disadvantaged groups and religious minorities। तो क्या होना चाहिए, एक सबसे चाहिए क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए, सब एक के लिए बराबरी होनी चाहिए। तो ऑल विद स्पेशल प्रोटेक्शन, सबके लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए, सबके लिए क्या होना चाहिए, सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, सबके लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए, और सोशली भी होना चाहिए, एजुकेशनली भी, इकोनॉमिकली माशी तौर पर भी होना चाहिए, एंड कल्चरली भी होना चाहिए। डिसएडवेंटेज ग्रुप्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो डिसएडवेंटेज ग्रुप्स है जिनको कोई फ़ायदा ही नहीं पहुँचा, डिसएडवेंटेज जिनको कोई, जिनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया गया, उन जो, और वो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है उनके लिए भी क्या होना चाहिए, उनके लिए भी होना चाहिए डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग्स होना चाहिए, उनके लिए भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इन ऑल सेक्शन क्या फ्यू के लिए नहीं, उनके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो द सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली डिसएडवेंटेज ग्रुप्स, ये डिसएडवेंटेज हो गए वो ग्रुप्स जिन ग्रुपों ने कोई फ़ायदा हासिल न किया हो, एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो रिलीजियस माइनॉरिटी जो मज़हब जिनकी कम तादाद है, माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी वाज टू बी कोर पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो कोर जो था, उसका जो मकसद था, पार्ट था, वो यही था, क्या होना चाहिए, इनको होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सोशली एजुकेशन। दीज प्रोविजंस वेर गिवन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, but how were they to be made effective to solve the problems of poverty and economically
इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज बिग चैलेंज। तो क्या था कि उन्होंने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसमें उन्होंने किया है कि हम किस तरह क्या करेंगे, हम किस तरह ये प्रॉब्लम जो है पॉवर्टी की प्रॉब्लम जो है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो, ये तो एक बड़े चैलेंज है, क्योंकि जो हमें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, हमें इसकी तरफ खास तवज्जो देना है, हम गुर्बत ख़त्म करनी है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें लाना चाहिए, एक बड़ा चैलेंज था। क्योंकि जब ये हो गया चैलेंज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के भी ये बड़े 3 चैलेंज थे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, नाहरूज अप्रोच टू नेशनल बिल्डिंग। अब नाहरू ने क्या किया, जो नेशनल बिल्डिंग जो थी उसका अप्रोच क्या रहा, किसके बारे में, नेशनल बिल्डिंग के बारे में। नाहरूज अप्रोच टू नेशनल बिल्डिंग। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अंडरटुक the task of national building under the able guidance of first Prime Minister जवाहरलाल नेहरू। बोलते हैं जब आज़ादी हो गई, आज़ादी के बाद जो बड़ा टास्क जो था, काम था नेशनल बिल्डिंग का, वो उन्होंने किसकी गाइडेंस में लिया, उसकी गाइडेंस की जो हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू था, उसकी गाइडेंस में हो गया, उसकी सरबराही में हो गया। नेहरू हैड बीन क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत सोसाइटीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। जो नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था वो इम्प्रेस हो गया था सोवियत सोसाइटी के, वो एक मॉडल था सोवियत सोसाइटी मॉडल से ऑफ डेवलपमेंट। एवर सिंस हिज विजिट टू यूएसएसआर इन 1927, उन्होंने एक विजिट किया था 1927 को, उसने क्या किया, यूएसएसआर उसने एक विजिट किया था, तो वहाँ बहुत उसको क्या हो गया था, वो बहुत इम्प्रेस हो गया था वहाँ की सोवियत सोसाइटी जो मॉडल थी, जो सोवियत सोसाइटीज़ की मॉडल से वो बहुत इम्प्रेस हो गया था। ही हैड ऑलवेज symbolized the twin ideals of socialism and secularism during the pre-independence days। तो उसने क्या किया, उसके दो आइडियल्स जो थे, उसके आइडियल्स क्या थे, एक था सोशलिज्म, दूसरा था सेक्युलरिज्म। उसके आइडियल्स जो थे, एक तो क्या होना चाहिए, एक सोशलिज्म होना चाहिए और सेक्युलरिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म हो गया इश्तराकियत और ये जो होता है सेक्युलरिज्म हो गया गैर मजहबी। तो इसने ये वहाँ से जब उसने वहाँ किया 1920, he had always symbolized the twin ideals of socialism and secularism during the pre-independence days. Thus, aim after the independence included the introduction of planned economy। तो उसने क्या किया, जब उसने planned economy को शुरू हम करेंगे, initiating rapid and large scale industrialization। उसने बोला क्या किएंगे, यहाँ करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा सनतें डाल देंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी, डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। स्ट्रेंथनिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। उसने बोला कि यहाँ एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसके आइडियल्स का पर होने चाहिए, एक होना चाहिए सोशलिज्म पर, दूसरा होना चाहिए सेक्युलरिज्म पर। He legitimized the state of Congress by laying the foundation of development state। तो उसने फाउंडेशन डाली, बुनियाद डेवलपमेंट स्टेट की and by pioneering the non-aligned movement he made India a prominent country in the global board। उसने एक जो इंडिया जो था, उसने एक उसको क्या बनाया, उसने एक इसको प्रोमिनेंट बनाया, एक मुमताज नुमायां बनाया इंडिया को, जवाहरलाल नेहरू ने। Politics, he showed India the model of developing based on secularism and pluralism। उसने क्या किया, उसने जो इंडिया जो था उसने शोड इसको एक प्रोमिनेंट कंट्री ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ही स्टार्टेड इंडिया द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। उसने डेवलपमेंट के हिंदुस्तान को जो था उस पर एक डेवलपमेंट। ही शोड इंडिया, उसने इंडिया को दिखाया द मॉडल ऑफ, एक मॉडल होना चाहिए डेवलपमेंट में, बेस्ड ऑन किस पर होना चाहिए, सेक्युलरिज्म पर होना चाहिए। अच्छा, दूसरा किस पर होना चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, प्लूरलिज्म होना चाहिए। तो उसने बोला प्लूरलिज्म हो गया, एक से जायद प्लूरलिज्म हो गया, एंड वेलफेयरिज्म हो गया, बहबूदी का बंदोबस्त होना चाहिए, प्लूरलिज्म होना चाहिए, प्लूरलिज्म एंड वेलफेयरिज्म, बंदोबस्त बहबूद का बंदोबस्त होना चाहिए, एंड नॉन अलाइनमेंट, जो नॉन अलाइनमेंट है, प्लूरली दिस इज नोन, पॉपुलरली दिस इज नोन, पॉपुलरली इसको क्या माना जाता है, पॉपुलरली दिस इज नोन, इसको माना जाए एज नॉर्दर्न अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। इसी को क्या माना जाता है, पॉपुलरली दिस इज नोन, इसी को क्या माना जाता है, नॉर्दर्न
अप्रोच टू नेशन, इसी को नाहरवन अप्रोच टू नेशनल बिल्डिंग माना जाता है। इसी को ही माना जाता है कि ये हो गया नाहरवन अप्रोच टू नेशनल बिल्डिंग। तो आज के लेसन जो था, आज के लेसन खत्म हो गया।